बच्चों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडक्टर और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए सिर्फ रजिस्टर तो आपने पहले पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इंडक्टर के बारे में पढ़ा था आपने EMI चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में, जिसमें आपने सेल्फ इंडक्शन करके टॉपिक पढ़ा था, जहां पे आपने पढ़ा था E = -dϕ/dt और वहां पर -L/di/dt करके सेल्फ इंडक्शन आया था। लेकिन इस टॉपिक में बात करने वाले हैं जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों एक साथ लगे हों तो। सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि जब यहां से EMF सप्लाई होता है तो वो वहां से अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करता है। यदि ये बढ़ रहा होगा तो, और डिक्रीज हो रहा होता है तो दोनों की सेल्फ इंडक्शन और इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। ये हम सेल्फ इंडक्शन में पढ़ के आ चुके हैं। यहां पर हम R और L दोनों एक साथ लगा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं, ये स्विच को यहां से करंट करता हूं वायर के साथ, तो यहां से सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही इसमें करंट का सप्लाई होना स्टार्ट होगा तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। जैसे ही ये इंक्रीज होगा ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से उसे अपोज करना शुरू कर देगा। और अपोज कितने से करेगा आपको पता है, E = -L/di/dt से। तो इस वजह से आपका जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है और जब स्विच ओपन करोगे तो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ करंट की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिके ऑफ करंट, या फिर जो आपके पास स्विच ऑफ होने के बाद धीरे धीरे करंट डिक्रीज होता है उसकी। लेकिन इस वीडियो में बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। मैंने एक दो पॉइंट लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट से जो आपको समझने वाली बात है। पहली चीज, हमेशा जरूरी नहीं है इंडक्टर के साथ में एक रेजिस्टर लगा हो। काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि आप सभी इंडक्टर का ही रेजिस्टेंस मान लेते हैं, क्योंकि इंडक्टर में वाइंडिंग हो रखी है, लेंथ है, वायर है तो रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसका अपना भी रेजिस्टेंस हो सकता है। यदि इसका अपना रेजिस्टेंस है और ये R नहीं है तो भी यही चीज लगेगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने एक पॉइंट लिखा है पहला, रजिस्टर में बी सेपरेट सर्किट एलिमेंट। इस सर्किट का अलग एलिमेंट भी हो सकता है रेजिस्टेंस, और इट में भी रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर वाइंडिंग। इस वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस आप ले सकते हो। भाई इस टॉपिक के ऊपर JEE में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस हो चाहे एडवांस हो। ये नॉर्मली CBSE क्लासेस में टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता, इसीलिए इस चैनल पर मैं पहले टॉपिक पढ़ा रहा हूं फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहां पर आपने जैसे स्विच ऑन करा, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। रजिस्टर अलग भी हो सकता है और इसकी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरी चीज, एज द करंट इंक्रीजेस इन द इंडक्टर में जैसे जैसे स्विच ऑन करोगे करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ए सेल्फ इंड्यूस EMF -L/di/dt इज प्रोड्यूस्ड। मैंने आपको पहले वो बता दिया है। तो अब हमारा काम क्या है, ड्राइव करने के लिए हम कैसा भी सर्किट हो, कुछ भी लगा हुआ है, चाहे कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, हम सिर्फ किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं इसमें। तो पहली चीज उसके लिए हम एक चीज मान लेते हैं कि लेट I बी द करंट एट सम टाइम t। मतलब जैसे स्विच ऑन करा आपने, 0 करंट था उस टाइम पर, मैक्सिमम करंट, सपोज इसमें मैक्सिमम करंट जा सकता है 5 एम्पियर। तो पहले 0 था, फिर 0.1, 0.5, 0.7, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। तो जब तक वो 5 नहीं होता है उसके बीच में किसी भी पॉइंट पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इस टाइम पर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो 2 सेकंड के बाद कितना करंट होगा, 4 सेकंड के बाद कितना करंट होगा। तो ये जब कैलकुलेशन के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर लें इंस्टेंटेनियस करंट के लिए। आइए उसे देखते हैं। तो पहले हम लूप लगाना चाह रहे हैं किरचॉफ्स लूप रूल। इसके अकॉर्डिंग पहले EMF जो बैटरी सप्लाई कर रही है आपके पास, सेल सप्लाई कर रहा है, वो है E। यहां पर जाके आपका कुछ EMF जो आपके पास पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास होने वाले हैं -VAB। A और B के बीच में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर -VBC और इक्वल टू 0। आपको पता होगा समेशन ऑफ डेल्टा V = 0 हुआ करता था अलोंग ए क्लोज्ड लूप। वो वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। E- आपने इंस्टेंटेनियस करंट कितना मान रखा है I, इसका रेजिस्टेंस है R, तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, V = IR होता है। तो I लेंगे हम और रेजिस्टेंस कितना है R-। बेटा इसका पोटेंशियल बताइए, L/di/dt। तो L/di/dt = 0 आ जाएगा। इसको एक तरफ रखते हैं हम, E - IR
इज इक्वल्स टू, बेटा ये माइनस से हो जाएगा पॉजिटिव, एल डी आई बाय डी टी। बेटा इंटीग्रेट करना है हमको, आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई वाली टर्म्स एक तरफ लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। डी टी या डिवाइड में यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन एल आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डी आई अपॉन ई एम एफ माइनस आई आर, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब मेरा एक काम रह गया है जिसको मैं चाहूँगा कि हमें करना है क्या, इंटीग्रेशन, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। आप में से जिस बच्चे को इंटीग्रेशन आता है उसे तो दिक्कत नहीं होगी इसमें, लेकिन जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं एक दो बातें बता देता हूँ जो इसको बड़े आराम से कर पाएगा, क्योंकि जेई मेंस का पेपर है तो आप सब मैथमेटिक्स में अच्छे ऑलरेडी हो गई। तो मैं आपको बता दूं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था 7.2 एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स के अंदर। जब कभी भी आप, जैसे एक होता है कि डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना हो तो ln x हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए। यदि इसका कोई कोफिशिएंट होता है ऐसे प्लस माइनस में तो वो डिवाइड में आ जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या आने वाला है। पहले लिमिट लगोगे तो लिमिट रख लेते हैं, पहले इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट्स हमारी देख लेते हैं। लिमिट्स एट t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली की आप बात कर रहे हो तो उस टाइम पे तो करंट हमारा कितना होगा, करंट 0 होगा, स्टार्ट ही हो रहा है। एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t टाइम पर जो करंट हम मान रहे हैं उसको हम मान लेते हैं I, या फिर आप उसे कैपिटल I भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। तो ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो L तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, 0 टू कैपिटल स्मॉल t ले लेते हैं, क्योंकि एट एनी टाइम ले रहे हैं, कैपिटल T तो टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर देता है। यहां देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन बताइए, -1/r आने वाला है और ln EMF माइनस IR होने वाला है। ये आपके पास चीज आ गई है, ठीक है भाई। तो इसका तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया। इसके इंटीग्रेशन की बात करें और लिमिट क्या रहने वाली है भाई, लिमिट रहेगी 0 टू I रख दें, चलो I रख देते हैं। तो 0 टू t, इसका इंटीग्रेशन 1/L dt का t आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1/r। बेटा यदि हम लिमिट पुट करें तो ln e माइनस IR माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ln e आ जाएगा। बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b लिख सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। इसे भाई इधर ले आते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, -r/l इंटू t इज इक्वल्स टू ln e माइनस IR अपॉन e। भाई ये चीज हमारे पास आ गई है यहाँ पे। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करें, आपको एक चीज पता है, ln जो है यहां से यदि मैं हटाता हूं तो ये ln e में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये चीज आ जाएगी e टू द पावर माइनस r/l इंटू t इज इक्वल्स टू e माइनस IR अपॉन e। ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो e टू द पावर माइनस r/l t इज इक्वल्स टू e माइनस IR। बेटा माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो e इज इक्वल्स टू, या फिर हमें i तो निकालना ही है तो IR इधर ले लो और इसे कर दो e माइनस e टू द पावर माइनस r/l इंटू t, ठीक है। ये हमारे पास है, e कॉमन ले लिया जाए तो i इज इक्वल्स टू EMF कॉमन ले लिया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस r/l इंटू t अपॉन r। बेटा ये टोटल EMF है और ये रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल्स टू दैट इज I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस r/l इंटू t। लेट L/r को मैं टाउ मान लेता हूं विच इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट दे रखा है, ये चीज आ गई है, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ,
क्योंकि एल बाय आर है ना, तो नीचे से आएगा, तो e टू द पावर क्या आ गया माइनस टी बाय टाउ, और ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट फॉर द एल आर सर्किट बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज लूं, एट एनी इंस्टेंट ले लूं, कोई भी टाइम पीरियड, ठीक है। कभी आपको टाइम कांस्टेंट निकालना हो तो आर और एल का रेशियो निकाल सकते हो, एल बाय आर करके। एट एनी इंस्टेंट कितने पे बेटा, t इज इक्वल टू टाउ, तो पुट कर दो यहां पर, कितना आएगा, i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टाउ बाय टाउ। ठीक है, तो भाई तो कट गया, तो i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1, तो i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाय e। बेटा e की वैल्यू 2.712 के आसपास कुछ होती है, तो 1 बाय 2.7 करोगे आप, i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाय 2.712 करके होती है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 1 माइनस 0.37। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू आई नॉट 0.63 आती है, तो i इज इक्वल्स टू 0.63 आई नॉट, मतलब t इज इक्वल टू टाउ पर यदि आप i निकालना चाहते हो तो 0.63 आई नॉट के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसा ग्राफ भी बना सकते हो आप। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, डेटा सब कुछ दिया हुआ है आपको उसमें, और बेसिक फॉर्मूला हमें लगाना है इसका। ठीक है, फॉर्मूला एक बार बताइए भाई क्या आ गया है, दोबारा से देखो फॉर्मूला क्या आ गया है, i इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस e टू द पावर t बाय टाउ, और आपको टाउ याद होना चाहिए क्या है, l बाय आर है। ठीक है, l पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए, इजीली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इंडक्टर 200 mH और रजिस्टर 100 ओम, तो भाई एक तो रजिस्टर है, ठीक है, और एक इंडक्टर है। यहां से ईएमएफ मिल गया मेरे को, यहां से ये आपका रजिस्टर जो है वो 100 ओम का है और ये 20 mH का है, तो 20 एम हेनरी है ना, ये आपको पता है, और ये मैं दे रखा है 10 वोल्ट का। ये सब चीज आपको दे रखी है, निकालना क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। पहला काम बेटा इन्होंने क्या रखा है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट, पहला पार्ट फाइंड द टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, ये एचसी वर्मा क्वेश्चन है, एग्जांपल है, टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाउ क्या माना था, एल बाय आर या आर बाय एल, एल बाय आर। एल बताइए कितना है, 20, एम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 हेनरी, व्हाट इज आर, 100। भैया आपकी मर्जी है, इससे ऐसे काट दो, इसे ऊपर लेके जाओगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ जाएगा, और टाउ आपके पास है, तो आप इन्होंने क्या कर रखा है, ये सेकंड आ गया, पर इन्होंने 0.2 मिली सेकेंड करके कर रखा है, क्योंकि आप इसे चेंज करोगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड आ जाएगा, इसको आप मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट, बहुत बेसिक फॉर्मूला, आपसे काफी बार जो बेसिक पेपर्स होते हैं उसमें सिर्फ टाइम कांस्टेंट भी निकालने को बोल देगा, ये दे देगा बताओ, लेकिन आपको उस टाइम पता ही नहीं टाइम कांस्टेंट है क्या भाई, तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा ही ना, उसके बाद ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लग रहा होगा इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, तो अरे बेसिक इसलिए है क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, जब आपने पहले वीडियो स्टार्ट करी थी तब आपको ये कंसेप्ट नहीं पता था कि ये है क्या, उसके लिए हम बात करें। दूसरा है मैक्सिमम करंट, बताइए भाई मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आपको याद होगा आई नॉट करते थे भाई, है ना, मैक्सिमम करंट कितना था बताइए, आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर। बेटा ई कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 100, तो 1/10 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 0.1 एम्पेयर। और क्या बोल रहा है भाई, टाइम elapsed बिफोर द करंट रीच 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज आपको उठाकर जेईई में से किसी साइड में मिल जाएगा। जब इसके बाद हम वीडियो में करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस वहां के, आपको समझ में आएगा कि यार ये तो एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। ये कह रहा है कि देखो यहाँ से करंट बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, मतलब आपको पता है मैक्सिमम करंट कितना जाएगा 0.1 एम्पियर। ये कह रहा है कि इसका 90% करंट
कितने टाइम में पहुंच जाएगा, मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, कितने टाइम में आप बता पाओगे कि वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। तो आइए उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपकी बेसिक कैलकुलेशन समझ में आएगी कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन कितनी बढ़िया है, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स कितनी बढ़िया है, कैलकुलेशन भी छोड़ो, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ पाएगी। तो हमें क्या क्या दे रखा है, दोनों चीज़ें पता है। आई भाई कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। टाउ तो निकाल रखा है हमने अब, है ना। तो आई क्या बोल रहा है, किसी एक आई जो है वो 90% ऑफ आई नॉट हो गई है, मतलब जो आपका इंस्टेंटेनियस करंट है वो 90% तक क्या कर जाए, रीच कर जाए। तो आई इज इक्वल्स टू 90/100 इंटू आई नॉट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 9/10 आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी तो निकालना है भाई हमको। टाउ में पता है, टाउ की वैल्यू में पता है, हम आगे देखते हैं क्या डालेंगे। तो भाई आई नॉट से तो आई नॉट कट गया पहली चीज, ये बच गया हमारे पास 9/10 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। भाई से उठा के यहाँ ले आइए, ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/10। भाई क्या आ जाएगा बताइए फटाफट, ये आएगा ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल्स टू 1/10 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 1/10। यहां तक आपकी चीज आ गई है। 1/10 आएगा या कुछ और चेंज कर दिया है, 9/100 था, ठीक है ना, 90/100। क्या बोला इन्होंने, ओके सॉरी, इन्होंने पूछा है कि टाइम इलेप्स्ड बिफोर द करंट रीच द 99 ऑफ द मैक्सिमम। ओके सॉरी, 90 की जगह 99 है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे करेक्ट कर लेते हैं, 99 हो गया ये 99, और फिर तो 99/100 ही आएगा। 99/100, 99/100 जब सॉल्व करोगे तो 1/100 आ जाएगा, ये चीज आ गई, ठीक है भाई। तो ये ई है, आपको ई हटाना है, तो ई कैसे हटाओगे, टेकिंग ln बोथ साइड, टेकिंग, ये आपके मैं आपसे बोला था बोथ साइड। लॉग से नहीं करता ई, ln लेना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लोगे तभी होगा। तो ln लोगे तो भाई ये तो ln ई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये तो हमारा हो गया ln ई माइनस टी बाय टाउ इज इक्वल्स टू ln 10 टू द पावर -2 आ गया भाई। 10 टू पावर 2 है ना, कौन में ऊपर जाके -2 हो जाएगा। आपको एक चीज पता होगी कि log a की पावर b होता है b log a। अब क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा -t बाय टाउ ln e, और ये आगे आ जाएगा तो आ जाएगा -2 ln 10। ये तो 1 हो गया, -t बाय टाउ बच गया और -2 ln 10। बेटा log 10 की वैल्यू 1 होती है, ln को log में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपको याद होगा केमिस्ट्री में भी आपने काफी बार किया है, 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो 2.303 log 10 इज 1, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से माइनस कट गया, t इज इक्वल्स टू 4.606 इंटू टाउ। टाउ की वैल्यू डाल दो भाई, कितनी आएगी बताइए, t इज इक्वल्स टू 4.606 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी थी बताइए, पीछे देखो 0.2 10 टू द पावर -3। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, t इज इक्वल टू 4.6 है ना, तो 92 आ जाएगा, 0.92, और ये भी हमारा आ जाएगा 12, 10 टू द पावर -3 आ गया। तो आपकी जो टाइम की वैल्यू आ रही है भाई 0.92 मिली सेकेंड आ रहा है, ठीक है भाई। आपको किस किस पॉइंट पे थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है, ये चीज सोचने वाली आपकी है। जब कभी भी आप यहाँ पे ln लगा रहे थे, ये चीज है, ln e की वैल्यू 1 होती है, लेकिन log 10 की वैल्यू 1 नहीं होती, सॉरी ln 10 की वैल्यू 1 नहीं होती, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कभी आप
पूछना मेरे को, मैं बताऊंगा आपको log 10 की वैल्यू भी कैसे बनाती थी, ये चीज आपको सोचने वाली है। पर हमारा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत मेन था। आपको जब क्वेश्चंस जेई मेंस के मिलेंगे तो वहां पर भी क्या होगा, आर और एल की वैल्यू दे रखी होगी, यहाँ पर आपको टाउ निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जब हम स्विच क्लोज करने के बाद ओपन करते हैं और जब करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो उस केस में हमारे पास किस तरह से करंट रिड्यूस होता है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।